हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस सारथी। मैं नम्या कत्याल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, टोटल 10 साइट्स डिस्कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे अपनी 11th साइट से। उत्तराखंड से स्टार्ट करेंगे। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की साइट्स पढ़ चुके हैं हम ये भी जान चुके हैं कि यूनेस्को क्या है, किस आधार पर यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में किसी जगह को शामिल करता है एंड ऑल राइट। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर देख लीजिए। दोनों ही वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन। चलिए तो शुरू करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक ही साइट अवेलेबल है हेरिटेज लिस्ट में जो यूनेस्को द्वारा शामिल की गई है, जो कि है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स में वैली ऑफ फ्लावर्स राइट। और इसमें बेसिकली ये कोई सिंगल साइट नहीं है, ये 2 साइट हैं जिनका पूरा नाम है नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। 2 पार्क्स हैं ये नेशनल पार्क्स। दोनों को ही कंबाइन करके एक बफर जोन बनाया गया है और यूनेस्को द्वारा इन दोनों ही साइट्स को 1982 में हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। अब हम डिस्कस करेंगे कहाँ लोकेट करते हैं। एक्चुअली ये लोकेट करती है चमोली में। चमोली यानी कि गढ़वाल। बेसिकली जो उत्तराखंड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक गढ़वाल और एक कुमायूं। तो ये गढ़वाल वाले क्षेत्र में लोकेट करता है। ये एक नेचुरल साइट है। फोटो से आपको समझ में आ रहा होगा, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि प्राकृतिक साइट है भाई। और ये जो वैली ऑफ फ्लावर है इज अ नेचुरल वैली। इसको बनाया नहीं गया, मैनमेड नहीं है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक तौर पर बनी है। यहाँ पर क्यों फेमस है भाई? फेमस है इसके मेन एनिमल्स के लिए, इसके लेपर्ड के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए, और ये ब्लैक बियर के लिए, एशियाटिक ब्लैक बियर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि भाई बहुत ही बड़े एरिया को कवर करता है, अराउंड 20 किलोमीटर एरिया को ये जो बफर जोन है, कंबाइंड बफर जोन कवर करता है। कहाँ पर है भाई ये? उत्तराखंड जो है किस एरिया में पड़ता है? एक्चुअली ये हिमालयन क्षेत्र में पड़ता है, हिमालयन रीजन में पड़ता है। इसको बोला जाता है पिंडर घाटी राइट। पिंडर घाटी बोला जाता है। पिंडर घाटी का एक्चुअल मीनिंग है हिम का क्षेत्र, हिम से ढके पहाड़। इसको अगर हम लिखें तो हिम प्लस पहाड़ी क्षेत्र, किसको? पिंडर घाटी को बोला जाता है। यानी कि भगवान शिव का निवास स्थान भी इस जगह को कहते हैं, पिंडर घाटी क्षेत्र को। कब इसको इंक्लूड किया गया था? पहले भी बताया मैंने, 1982 में। कितना बड़ा एरिया कवर करता है? 20 किलोमीटर के अराउंड एरिया कवर करता है। एक नेचुरल साइट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। क्यों फेमस है? स्नो लेपर्ड और ब्लैक बियर, एशियाटिक ब्लैक बियर के लिए फेमस है। नेक्स्ट आता है हमारा द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजियर। ली कॉर्ब्यूजियर कौन थे भाई? ये बहुत ही ज़्यादा फेमस आर्किटेक्चर रहे हैं। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एरिया वगैरह ये डिज़ाइन करते थे, बिल्डिंग्स वगैरह। बहुत बेहतरीन काम था इनका, जो कि हमें पता ही है और हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बेहतरीन काम किया होगा। इन्होंने मेनली स्पेसिफिकली जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की जो मेन बिल्डिंग्स हैं, लाइक कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ टूरिस्ट सेंटर जिसकी हम ये फ़ोटो देख रहे हैं,
प्लस वहाँ का हाई कोर्ट, वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये सब डिज़ाइन किया था। और प्लस जो मैप है चंडीगढ़ का इतना बेहतरीन, वो इनके द्वारा ही डिज़ाइन किया गया था। ये जो अब इसके पीछे भी ये कहानी है कि ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता क्या है, ऐसा है चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ली कॉर्ब्यूज़र भी ये मानते थे कि 13 नंबर जो होता है वो अनलकी होता है, राइट। 13 नंबर को ये अशुभ मानते थे, जिसकी वजह से इस शहर के शिल्पकार ने 13 नंबर को उसमें इंक्लूड ही नहीं किया, मतलब 13 नंबर के सेक्टर को बनाया ही नहीं, कोई जगह ही नहीं दी। चंडीगढ़ क्या है भाई, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसको अगर हम हिंदी में बोलते हैं चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ यानी कि चंडी का किला, उसका अर्थ निकल के आता है चंडी का किला। जो चंडीगढ़ है वो बेसिकली 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। इसको कब इंक्लूड किया गया था, ली कॉर्ब्यूज़र के आर्किटेक्चरल वर्क को 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। क्यों? क्योंकि इनके आर्किटेक्चरल वर्क की वजह से, उम्दा आर्किटेक्चरल वर्क की वजह से, क्योंकि ये इकलौती मिक्स्ड साइट है, इकलौती भारत की मिक्स्ड साइट है जो कि है कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसको कंचनजंगा नेशनल पार्क भी बोला जाता है। इकलौती मिक्स्ड साइट है। मिक्स्ड साइट मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको फर्स्ट वीडियो में कि नेचुरल प्लस कल्चरल दोनों साइट्स का मिक्सचर है कंचनजंगा नेशनल पार्क या कंचनजंगा नेशनल पार्क। कहाँ लोकेट करता है? सिक्किम में। द पार्क गेट इट्स नेम फ्रॉम माउंटेन कंचनजंगा। सिक्किम में कंचनजंगा माउंटेन की पहाड़ियाँ हैं, तो वो पहाड़ियों की, वो माउंटेन की वजह से, कंचनजंगा माउंटेन की वजह से इस नेशनल पार्क को कंचनजंगा नेशनल पार्क का नाम दिया गया है, यानी कि इस माउंटेन का ही नाम दिया गया है। अब कंचनजंगा जो है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, माउंटेन पीक से रिलेटेड। ये वर्ल्ड का ये जो पीक है कंचनजंगा, ये वर्ल्ड का 3rd टॉलेस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है, टॉलेस्ट सॉरी, हाँ टॉलेस्ट भी बोल सकते हैं वैसे तो, हाईएस्ट पीक है एंड इंडिया का 1st नंबर का पीक है। सबसे ऊंचा जो पीक है इंडिया के अंदर वो है कंचनजंगा। वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो कंचनजंगा का नंबर आता है 3rd पर। अब वर्ल्ड में 1st और 2nd नंबर पर कौन से आते हैं? तो 1st नंबर पर आता है माउंट एवरेस्ट एंड 2nd नंबर पर आता है K2। वो K2 भी हमारे इंडिया में इंक्लूड होता, मतलब 2nd नंबर पर ही हमारी इंडिया की साइट होती, इंडिया का ही माउंटेन पीक होता। पर फिलहाल में जो वो K2 है वो लोकेट करता है POK वाले एरिया में। POK वाला एरिया कौन सा है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसकी फुल फॉर्म बनती है भारत का वो कश्मीरी क्षेत्र जो पाकिस्तानियों ने ऑक्यूपाई करके रखा है, उसको हड़प के रखा है, उस पर अपना हक जताते हैं कि ये हमारा है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है इंडियाज हाईएस्ट पीक अंडर POK, ठीक है। अंडर POK में कौन सा अगर पूछ लिया जाए तो वह है K2। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक अगर बेसिकली नॉर्मल पूछे कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बताइए तो वो है कंचनजंगा। और वर्ल्ड का 3rd नंबर पर आता है कंचनजंगा। नेक्स्ट है हमारा कि भाई ये क्यों फेमस है। ये फेमस है अपने कुछ एनिमल स्पीशीज के लिए, लाइक क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, ये मस्क डियर का पिक्चर है इधर वाला, एंड अपना रेड पांडा, ये क्यूटू सा रेड पांडा है। और हिमालयन थार भी यहाँ पर पाया जाता है। प्लस यहाँ पर एक ट्राइब सेटल करती है।
जो कि है लेप्चा ट्राइब। ठीक है, लेप्चा ट्राइब यहाँ पर रहती है, निवास करती है इस नेशनल पार्क के जो जंगली वाले इलाके हैं वहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं लेप्चा ट्राइब के। कब घोषित किया गया इसको? नेचुरल प्लस कल्चरल इक्वल्स टू मिक्स्ड साइट 17 जुलाई 2016 को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया था। नेक्स्ट साइट आती है हमारी हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। कहाँ लोकेट करता है? सिक्किम पढ़ लिया हमने, सिक्किम में एक ही साइट है, और अपना उत्तराखंड पढ़ लिया, एक ही साइट है वहाँ पर भी। अब हम चलते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली में सबसे पहला मॉन्यूमेंट हम डिस्कवर करेंगे, साइट डिस्कवर करेंगे, हुमायूं का मकबरा। फिलहाल जो दिल्ली है उसकी जो वो है, क्या कहते हैं, अपना सीएम जो है वो है अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। जो हुमायूं टॉम्ब था वो बिल्ड किया गया था उनकी पहली पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा बिल्ड करवाया गया था। ठीक है, करवाया गया था। अब ऐसा कहा जाता है, इनको एक और नाम से जानते हैं जो कि है हाजी बेगम। ठीक है, हाजी बेगम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने हुमायूं टॉम्ब अपने हस्बैंड की याद में अपने हस्बैंड को डेडिकेट करते हुए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब नमूना तैयार करवाया। और ये नायाब नमूना तैयार करवाने के लिए उन्होंने बाहर से, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि पर्शियन एक आर्किटेक्चर बुलाए थे जो कि थे मिराक मिर्ज़ा घियात। राइट, मिराक मिर्ज़ा घियात उनका नाम था। इस मॉन्यूमेंट के जो डिज़ाइनर थे, जो आर्किटेक्ट थे। किस आर्किटेक्चरल स्टाइल को लेकर चले तो वो था मुग़ल। राइट, मुग़ल स्टाइल था। अब यहाँ पर जो स्टाइल यूज़ किया गया मुग़ल आर्किटेक्ट के साथ साथ 4 बाग, राइट, आप आसपास इसके चारों तरफ बाग बनाया गया है, ग्रीनरी बनाई गई है, बीच में है, बिल्कुल सेंटर में है। तो वो 4 बाग जो थीम है वो इसकी विशेषता बन गया। नेक्स्ट, इसके लिए बोला जाता है हुमायूं टॉम्ब के लिए कि नोन एज डॉर्मेट्री ऑफ मुगल्स। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा मुगल्स के ग्रेव हैं। राइट, 100 से भी ज़्यादा ग्रेव हैं, जिसकी वजह से हुमायूं के मकबरे को डॉर्मेटरी ऑफ मुग़ल बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कि भाई हुमायूं की डेथ के बाद ये बनवाया गया था उनकी वाइफ के थ्रू। जो हुमायूं थे उनकी डेथ हुई थी, पुराना किला जो है हमारे दिल्ली में लोकेट करता है, उसकी सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनकी डेथ हुई। और उन्हीं की याद में उनकी डियर वाइफ हमीदा बानो बेगम या हाजी बेगम ने खूबसूरत जो मॉन्यूमेंट है बनवाया। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह से शाहजहां ने अपने पत्नी के लिए, अपनी डियरेस्ट वाइफ के लिए ताजमहल बनवाया था, उसी प्रकार से हमीदा बानो बेगम ने अपने हस्बैंड को डेडिकेट करते, अपने हस्बैंड की याद में उनकी डेथ के लगभग 9 या 10 साल बाद 1570 में हुमायूं के मकबरे की संरचना करवाई। अब जो हुमायूं थे उनकी बुक है एक,
ठीक है, उनकी बुक है जिसका नाम है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। और ये बुक किसने लिखी? तो ये लिखी उनकी खुद की सिस्टर गुलबदन बेगम ने। उनकी बायोग्राफी है, गुलबदन बेगम ने लिखी। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी। ठीक है, वी ऑल नो कि हिस्ट्री में मुगल्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है। मुगल्स पर एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगी, पूरा डिस्कस करूंगी कि मुगल कब इंडिया आए, कौन सा पहला शासक था, कैसे कैसे उन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाया, सब चीज़ें, कौन कौन सी फाइट उन्होंने की, राइट। अब हुमायूं टॉम्ब को कब इंक्लूड किया गया हेरिटेज लिस्ट में? 1993 में इसको हेरिटेज लिस्ट में एज अ कल्चरल हेरिटेज साइट इंक्लूड किया गया था। दिल्ली की एक साइड हम डिस्कवर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, हुमायूंस टॉम्ब। सेकंड आती है कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट, या फिर कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कुतुब मीनार खुद तो शामिल है ही, साथ ही साथ इसके कॉम्प्लेक्स में अदर जितनी भी चीज़ें बनी हैं, जितनी भी मॉन्यूमेंट्स है, जितनी भी पिलर्स और सब चीज़ें हैं, टॉम्ब वगैरह हैं, मस्जिद है, वो सब हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। और टोटल 3 साइट्स हैं दिल्ली की। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं हुमायूं टॉम्ब, सेकंड हमारी कुतुब मीनार, थर्ड हमारा ऑल नोन रेड फोर्ट। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट। कहाँ लोकेट करता है? दिल्ली में महरौली में लोकेट करता है। और ये है विक्ट्री ऑफ टावर, इट इज़ अ विक्ट्री ऑफ टावर, जीत का प्रतीक है। ये अपनी हाइट के लिए ही जाना जाता है, इतना लंबा और एक सटीक तरीके से टिका हुआ है, तो अपनी हाइट के लिए जाना जाता है। इसकी हाइट है 72.5 मीटर्स। इट इज़ द लार्जेस्ट मीनार इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे लार्जेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे टॉलेस्ट मीनार है ये। और कब कंस्ट्रक्शन हुआ था इसका? इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 12th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि भाई सबसे पहले जो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था वो कराया था 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिनके नाम पर इस मीनार का नाम भी रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? 1999 में। फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ के बाद इनके सन इन लॉ, दामाद ने, इल्तुतमिश जिनका नाम था, उन्होंने इसको बाकी का जो बचा कुचा कंस्ट्रक्शन था उसको कवर कराया, पूरा कराया। और ऐसा कहते हैं कि कुतुब मीनार बनने से पहले यहाँ पर मंदिर था जिसको बोला जाता था राजा पृथ्वीराज मंदिर। ठीक है, इसका पुराना नाम, इस एरिया का पुराना नाम बोलते हैं राजा पृथ्वीराज मंदिर। और जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर लगभग ऐसा बोला जाता है कि 27 टेम्पल्स बने हुए थे इस एरिया में, जो आज यहाँ मॉन्यूमेंट ये बना हुआ है, इसके आसपास सब जगहों पर। और इसको डिस्ट्रॉय किया था मोहम्मद गाजी ने। इन सारे टेम्पल को मोहम्मद गाजी आया और उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में उन्हीं डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स के ऊपर ये सारे मॉन्यूमेंट्स, ये जो कुतुब मीनार, उसका जो पूरे कॉम्प्लेक्स में जितनी भी चीज़ें आती हैं, उन सबको कंस्ट्रक्ट करवाया गया। तो अगर कभी जाएं, ध्यान से देखें, विज़िट करें इन जगहों पर, तो बहुत ढंग से देखें तो पता चलेगा कि एक्चुअल में यहाँ कभी टेम्पल्स हुआ करते थे, हिंदू टेम्पल्स बेसिकली हुआ करते थे। इसका पूरा कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर लेते हैं हम कि कौन कौन सी चीज़ें कुतुब मीनार के और उसके आसपास के मॉन्यूमेंट्स में, कुतुब मीनार तो हमने डिस्कस कर लिया, उसके आसपास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है हमारा अलाई दरवाज़ा, बलबन टॉम्ब और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, आयरन पिलर।
भाई अलाई दरवाज़ा क्या है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। ये जो मस्जिद है जो 3rd नंबर पर मैंने लिखी है उसका ही दक्षिणी एरिया से एंटर करने, दक्षिणी दिशा से एंटर करने के लिए ये गेट बनवाया गया, अलाई दरवाज़ा जिसको नाम दिया गया है। और अलाई दरवाज़े का निर्माण दिल्ली के दूसरे खिलजी सुल्तान ने कराया था, और दूसरा खिलजी जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी। कब करवाया था? 1311 यानी कि 1311 में उन्होंने अलाई दरवाजे का कंस्ट्रक्शन करवाया था। और यहीं पर जो अपने अलाउद्दीन खिलजी थे उनकी मज़ार भी है, कब्र जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बलबन टॉम्ब। बलबन टॉम्ब एक कब्र है, ठीक है। नेक्स्ट है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, क्योंकि ये जो मैंने पहले बताया ये एक टेम्पल था। बेसिकली यहाँ पर शिवजी जी का टेम्पल होने का साक्ष्य मिले हैं। और ये जो मस्जिद थी ये बनवाई भी इसीलिए गई थी क्योंकि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था, ठीक है। उस उपलक्ष्य में ये जो मस्जिद था उसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया। और इसका मतलब ही बनता है कि इस्लाम की जीत, राइट। कुव्वतुल इस्लाम का मतलब ही होता है इस्लाम की जीत, क्योंकि उन्होंने पृथ्वीराज एक हिंदू राजा को हराया था। नेक्स्ट आता है हमारा आयरन पिलर। आयरन पिलर बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये एक ऐसा पिलर है, ये एक ऐसा आयरन नाम दिया गया है। वैसे 2-3 चीज़ें इसमें मिली हुई हैं, पर ऐसा बोला जाता है कि आयरन पिलर है, उसके साथ कुछ ना कुछ और कंपाउंड मिला हुआ है। ज़्यादा मात्रा में आयरन है, पर फिर भी आज तक इस पिलर पर जंग नहीं लगा है। और ये पिलर जो था ये प्रयागराज से लाया गया था। प्रयागराज हम सबको पता है, प्रयागराज इलाहाबाद का नया नाम है, या ये कह लो कि पुराने समय में भी इलाहाबाद को प्रयागराज ही बोला जाता था। तो कुतुब मीनार के जस्ट सामने ये लोकेट करता है, बिल्कुल सामने आयरन पिलर स्टैंड है, राइट। क्यों भाई कब इसको इंक्लूड किया गया हेरिटेज लिस्ट में? तो 1903 में कुतुब मीनार और उसके आसपास के कॉम्प्लेक्स के सारे मॉन्यूमेंट्स को हेरिटेज लिस्ट में एज अ कल्चरल साइट इंक्लूड कर लिया गया। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली का 3rd साइट, रेड फोर्ट, लाल किला और उसका कॉम्प्लेक्स। सीधी सी बात है, दिल्ली का लाल किला है तो दिल्ली में ही लोकेट करेगा। चांदनी चौक की जो रोड है उसके बिल्कुल सामने अगर देखें तो बहुत बड़ा सा किला है ये। कब बना था? तो ये बना था 17th सेंचुरी में। एक्चुअल में बनवाया गया था ये शाहजहां द्वारा। 1639 में इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करवाया गया था। शाहजहां ने अपनी राजधानी जो थी वो शिफ्ट करनी थी आगरा से दिल्ली। इनफैक्ट उस समय पर दिल्ली को दिल्ली नहीं कहा जाता था, शाहजहानाबाद बोला जाता था, राइट। शाहजहानाबाद बोला जाता था। शाहजहां ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करना था, राजधानी को स्थानांतरित करना था आगरा से दिल्ली, इसीलिए उन्होंने किला बनवाया था अपने रहने के लिए, बाकी सारे कामकाज के लिए। और यह संरचना इतनी अद्भुत है कि शाहजहां जो इतनी अद्भुत संरचना है कि इसी की प्रचार पर इसी की प्रचार पर चढ़कर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हर साल 15 अगस्त के दिन झंडा लहराते हैं। और इसकी अद्भुतता को देखते हुए शाहजहां ने इसे एक सुंदरी के चेहरे पर घूंघट बताया था।
इसका जो शेप है वो ऑक्टेगोनल शेप है। ऑक्टेगोनल मतलब उसकी 8 साइड्स हैं, अष्टकोणीय है, 8 कोण हैं। इट इज़ अ कल्चरल साइट, यूनेस्को ने इसको एक कल्चरल साइट बताया है। ऑब्वियसली मैन मेड है, कल्चरल है, ऐतिहासिक है। इसके कॉम्प्लेक्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सी जगह हैं, जैसे कि मुमताज़ महल, हीरा महल, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, हमाम, छत्ता चौक और इसके एंट्रेंस गेट। बहुत इम्पॉर्टेंट इसके एंट्रेंस गेट, बाकी सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो मुमताज़ महल के बारे में हम पढ़ेंगे। मुमताज़ महल, सीधी सी बात है, मुमताज़ शाहजहाँ की पत्नी थी, डियर वाइफ। उन्होंने उनके लिए ताजमहल बना दिया, तो ये महल क्या चीज़ थी। तो संगमरमर का सफ़ेद प्रयोग करवाते हुए जो शाहजहाँ था, उन्होंने अपनी डियरेस्ट वाइफ मुमताज़ के लिए एक महल बनवाया अलग से रेड फोर्ट के कॉम्प्लेक्स में। प्लस हीरा महल जो है वो लाल किले के अंदर ही इसका निर्माण कराया गया है, हीरा महल का। पर इसको शाहजहाँ ने नहीं बनवाया, इसको बहादुर शाह द्वितीय जो थे उन्होंने बनवाया था। कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर उन्होंने कोहिनूर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा मूल्यवान हीरो को छुपाया था, उसको रखा था, जिसकी वजह से इसका नाम भी हीरा महल दिया गया। नेक्स्ट आती है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब ने बनवाई। क्यों बनवाई? उसकी ये निजी मस्जिद थी, अपनी पूजा अर्चना करने के लिए, उसने इबादत करने के लिए परिसर में ही, कॉम्प्लेक्स में ही रेड फोर्ट के मोती मस्जिद बनाई। इसको पर्ल मस्जिद या पर्ल मॉस्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है दीवाने आम। दीवाने आम क्या है? दीवाने आम वो दरबार था जहाँ पर शाहजहाँ या जितने भी मुग़ल जो शासक थे, राजा थे, वो बैठते थे और आम जनता की दुविधाओं, समस्याओं को सुलझाते थे। एक बड़ा सा प्रांगण था ये दीवाने आम का। ऐसे ही दीवाने खास था, पर जैसे आम और खास शब्द समझ में आ रहा है, आम यानी कि कॉमन पीपल्स के लिए, और खास जो थे वो इनका जो अपना पर्सनल डिस्कशन होता था, राजाओं महाराजाओं का, मुग़लों का, शासकों का, या कोई मेहमान वगैरह आना, उसको सब देखना, या अपनी पर्सनल बातें जो डिस्कस करनी होती थी मंत्रियों से, वो सभी ये दीवाने खास में बैठकर डिस्कस करते थे। और यहीं पर ताजमहल में ही कोहिनूर, शाहजहाँ के सिंहासन में कोहिनूर जड़ा हुआ था, और कोहिनूर के साथ बहुत से अनगिनत हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी, सबका वर्क किया गया था। जैसे कि ये फ़ोटो है, ये ऐसे इमेजिनेटिव फ़ोटो है, रियल तो नहीं, सब कुछ लूट वूट के ले गए, तो ये इमेजिनरी फ़ोटो है कि किसी समय पर ऐसा हुआ करता था। तख्त, राजा का जो तख्त था, सिंहासन था, वो इस तरह का हुआ करता था, इतना खूबसूरत। और नेक्स्ट आता है हमाम। हमाम जो है वो स्नान घर होता था बेसिकली। और एक है छत्ता चौक, जो छत्ता चौक है वो लोकेट करता है लाहौरी गेट के पास, लाहौरी गेट के पास लोकेट करता है। यहाँ पर मुग़लों के समय में बहुत बड़ा बाज़ार लगता था और उस बाज़ार में हर एक चीज़ मिलती थी। आज भी वहाँ पर बाज़ार है, पर हर एक चीज़ नहीं मिलती, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही वहाँ पर मिलती हैं। आगे बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके एंट्रेंस गेट। मेनली इसके 2 एंट्रेंस गेट माने जाते हैं, एक लाहौरी गेट, दूसरा है दिल्ली गेट। ठीक है, तो दिल्ली गेट तो आम है, पर जो लाहौरी गेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहीं से मैंने भी आपको बताया कि यहीं से निकलकर जो छत्ता चौक है वो बाज़ार लगता था। और इसका नाम लाहौरी गेट इसलिए रखा क्योंकि ये डेडिकेट करता था लाहौर को, जो कि पहले भारत के अंडर ही आता था। बाद में आज़ादी के बाद वो तो अलग हुए, पाकिस्तान के अंदर आया, पर उसको डेडिकेट किया गया था लाहौर को, उसकी तरफ, उसके साइड था, इस वजह से
और लाहौरी गेट से ही निकल कर उससे ही एंट्री लेकर जो उसकी प्रचार पर चढ़कर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहाँ पर झंडा लहराते हैं और भाषण देते हैं। ठीक है, तो 2 गेट हैं, ध्यान रखना है, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। अब कोहिनूर की कहानी है भाई, या सच है, मतलब सच्ची है। शाहजहाँ के सिंहासन में जो कोहिनूर जड़ा हुआ था वो नादिर शाह ने सबसे पहले लूटा और नादिर शाह से अंग्रेज़ों ने उसको जब्त कर लिया गया, मतलब कोहिनूर को। और आज वो जो कोहिनूर है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डायमंड जिसको बोलते हैं, जो 105.6 कैरेट्स का है, राइट, 105.6 कैरेट्स का है, वो इंग्लैंड की महारानी के ताज में गड़ा हुआ है, उसकी शान और शौकत बढ़ा रहा है। इनफैक्ट ये जो कोहिनूर था ये एक संधि हुई थी ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में मे बी, तो एज अ गिफ्ट ब्रिटिशर्स को दिया गया था। और ये जो कोहिनूर है, कोहिनूर अगर हम इसको लिखें तो कोह ई नूर, ठीक है, कोहिनूर मतलब माउंटेन ऑफ लाइट। इतने सारे कट्स हैं, इस इतने बड़ा शेप का है, काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से बहुत सारे कट्स हैं डायमंड पर। वो कट्स की वजह से लाइट जो है बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए इसको बोला गया है माउंटेन ऑफ लाइट, कोहिनूर का मतलब। दिल्ली की हमने सारी साइट्स कवर कर ली हैं। अब आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहली साइट है हमारी माउंटेन रेलवेज ऑफ कालका एंड शिमला। टोटल 3 माउंटेन रेलवेज को इंक्लूड किया गया है हेरिटेज लिस्ट में। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं इसमें माउंटेन रेलवेज ऑफ कालका शिमला। बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बेहतरीन तरीके से जिसके जो टनल्स हैं, जो पूरा ट्रैक है वो बनाया गया है। कहाँ लोकेट करता है, तो सीधी सी बात है हिमाचल प्रदेश में लोकेट करता है। वैसे तो कालका हरियाणा के अंदर आता है और जो हिमाचल है वो जो शिमला है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। किसने बनाया था, तो HS हैरिंगटन ने इस पूरे रेलवे का जो आर्किटेक्ट था, जो पूरा वर्क था उसको बिल्ड किया था। प्लस इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है एक बैरोक टनल, ठीक है, बैरोक टनल, राइट, बैरोक टनल बहुत इम्पॉर्टेंट है। बरोक भी बोलते हैं इसको, बरोक और बैरोक टनल। और दूसरी इम्पॉर्टेंट है तारा देवी। बरोक टनल इसकी सबसे बड़ी टनल है। इसके पीछे एक स्टोरी है। एक इंजीनियर थे बरोक, बहुत ही फेमस ब्रिटिश राज में, बहुत ही उम्दा, उनका बहुत ही बेहतरीन काम था। तो उन्होंने जो टनल थी वो खोदना शुरू की, ठीक है। जब भी पहाड़ों में रेलवेज़ वगैरह टनल्स बनाई जाती है, रेलवेज़ की अलग या किसी भी चीज़ के लिए टनल डेवलप होती है, तो पहाड़ी के दोनों साइड से जो रास्ता है वो खोदा जाता है। तो इन्होंने टनल खोदना शुरू की। भाई एक सिरे से खोद ली, फिर दूसरे सिरे से भी खोद रहे थे। तो ये जो दोनों सिरे थे ये आपस में नहीं मिले, ठीक है, इवेंचुअली एक्सीडेंटली ये कह लो कि वो आपस में नहीं मिले। और उनके वर्क के लिए बड़ी ही शर्म की बात थी, क्योंकि वो एक बहुत फेमस थे, उनको आत्मसम्मान बहुत प्यारा था। एक दिन क्या हुआ कि इस चीज़ के गम में, या कह लो कि अपने आत्मसम्मान के लिए, उन्होंने वो इस टनल में गए जो पूरी नहीं खुदी थी। तो वहाँ पर उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। वो गोली क्यों मार ली, क्योंकि उनके जो साथ लेबर वर्क करने वाली थी वो उनके काम की निंदा करने लगी कि कैसा इंजीनियर है, कैसा बड़ा इंजीनियर है कि एक टनल सही से नहीं खोद पाया।
तो और साथ के साथ तो ब्रिटिशर्स ने उन पर 1 रुपये का फ़ाइन भी लगा दिया था। उस समय पर 1 रुपये बहुत होते थे, उनके लिए कुछ नहीं होंगे क्योंकि बहुत कमाते होंगे, पर फिर भी 1 रुपये या फ़ाइन लगने की बहुत बड़ी एक तोहमत सी आ जाती है कि इतना ग्रेट इंजीनियर के ऊपर फ़ाइन लग गया। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में वो इतने परेशान हो गए सब, तो उसी टनल जो वो खोद नहीं पाए थे पूरी, उसी टनल के अंदर जाके उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। और फिर नया अपॉइंट किया गया था पर्सन HS हैरिंगटन, उन्होंने पूरा रेलवेज बिल्ड किया। तो अब ये बैरोक टनल जो है वो आज भी है, बनी है, उनको ही डेडिकेट करके, इंजीनियर बैरोक को ही डेडिकेट करके उसका नाम दिया गया है, और वहाँ के स्टेशन का नाम भी बैरोक ही है। प्लस ये टनल बनी कैसे, जो हैरिंगटन हैं उनको वहाँ के किसी चरवाहे ने गाइडेंस दी थी कि आप स्ट्रेटली इस तरीके से अगर टनल को खोदेंगे तो बन जाएगी, प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, और हुआ भी वैसे ही। अब ये जो टनल है बैरोक टनल, ये सबसे लार्जेस्ट और सबसे सीधी टनल है। इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 3752 फीट लॉन्ग है ये, राइट, 3752 फीट लॉन्ग है, और सबसे लॉन्गेस्ट, पूरे रूट की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। अब ये जो बैरोक है, मैंने आपको बता दिया है जो बैरोक है, बैरोक टनल का नाम क्यों पड़ा, या वहाँ के स्टेशन का नाम भी पड़ा है, भाई इंजीनियर बैरोक को डेडिकेट करते हुए, ब्रिटिश इंजीनियर बैरोक को डेडिकेट करके उसका नाम दिया गया है। सेकंड लॉन्गेस्ट टनल है तारा देवी टनल। इसको इंक्लूड कब किया गया था हेरिटेज साइट में, 1898 में इंक्लूड किया, सॉरी, ये बिल्ड हुआ था 1898 में, ठीक है, बिल्ड हुआ था 1898 में, और 2008 में यूनेस्को ने इसको ऐड कर लिया था अपने हेरिटेज साइट में, उसमें माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया में। टोटल 3 हैं माउंटेन्स ऑफ इंडियन रेलवे, सॉरी माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। तो पहला है कालका शिमला, दार्जिलिंग और नीलगिरी, ये 3 हैं। नेक्स्ट आता है शिमला के बारे में थोड़े से फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। शिमला जो है लोकेट करता है हिमाचल प्रदेश में, हमें पता है, पहले भी मैंने आपको बताया, और ये 7 हिल के ऊपर, 7 पहाड़ियों के ऊपर लोकेट करता है। बिफोर द ब्रिटिश एरा शिमला रीजन वॉज रूल्ड बाय नेपालीज, नेपालियों द्वारा इस पर रूल किया गया था ब्रिटिशर्स से पहले। और 1864 में शिमला को ब्रिटिशर्स ने अपना समर कैपिटल घोषित कर दिया। आज भी ये समर कैपिटल ही है, पर वो अलग बात है कि ये पूरे इंडिया का नहीं, ब्रिटिश एरा का नहीं, ये हमारे भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश का समर कैपिटल है। प्लस यहाँ का एक विंटर कैपिटल भी है जो कि है धर्मशाला। क्या है? धर्मशाला। विंटर कैपिटल इज़ धर्मशाला ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड समर कैपिटल इज़ शिमला। कालका, भाई शिमला कालका रेलवेज है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कालका है वो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आता है, हरियाणा के बारे में मैंने पहले भी बताया कि हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब की भी कैपिटल है चंडीगढ़, और हरियाणवी भाषा बोली जाती है यहाँ पर। द नेम ऑफ द टाउन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द गॉडेस काली। काली माता का यहाँ पर शक्ति पीठ है, बहुत फेमस, बहुत मान्यता है उसकी। उन्हीं को डेडिकेट करते हुए इस पूरे डिस्ट्रिक्ट, इस पूरे टाउन का नाम कालका रखा गया है। और जो कालका शिमला रेलवेज है उसने भाई एक और उपाधि ली हुई है, इट होल्ड्स द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर इट्स 96 किलोमीटर स्टीपेस्ट राइज इन द एल्टीट्यूड विद क्रॉस ओवर 800 ब्रिजेस। ठीक है,
क्यों किया हुआ है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल? 800 ब्रिजेस हैं और 96 किलोमीटर स्टीपेस्ट है। इतने ऊपर एल्टीट्यूड में, इतनी ऊंचाई पर, इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है और बड़ी ही मजबूती से। यहाँ पर इस पे जो ट्रेन चलती है वो होती है टॉय ट्रेन, ठीक है, टॉय ट्रेन है और इसको बोला जाता है क्राउन ज्वेल। इट वॉज कंसिडर्ड एज क्राउन ज्वेल ऑफ द इंडियन नेशनल रेलवेज ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। ब्रिटिश टाइम में इसको बोला जाता था, वैसे तो आज भी है। 8 जुलाई 2018 को पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया। अदर माउंटेन रेलवेज 2 और हैं, टोटल 3 हैं। पहले बताया नीलगिरी माउंटेन्स एंड दार्जिलिंग हिमालयन माउंटेन्स। जो नीलगिरी माउंटेन्स हैं उनको 2005 में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में, और जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज हैं उनको 1999 में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट और आज की हमारी लास्ट साइट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेट करता है कुल्लू में। कुल्लू कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और कब बिल्ट हुआ था? 1984 में इसको बनाया गया है, ठीक है, 1984 में इसको बिल्ट किया गया, बनाया गया है। अब GHNP यानी कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो 23rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी। वैसे तो हमने अभी तक 23rd पढ़ी नहीं है, पर हम स्टेट वाइज चल रहे हैं। ये हमारी 17th साइट है, क्योंकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी 10 साइट 2 वीडियोज़ में। ये हमारी 7th और इस वीडियो की लास्ट हेरिटेज साइट है। इसको जो है क्यों हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है? क्योंकि ये फेमस है एल्पाइन मेडोज के लिए, पियर्सेंस के लिए और वेस्टर्न ट्रैगोपिन के लिए। इस हिमालयन थार यहाँ पर पाया जाता है, ब्लू शीप पाई जाती है, और ब्लू शीप भरल जिसको बोलते हैं, और ये इसका एंट्रेंस है, पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसीलिए फेमस है। अलग अलग स्पीशीज़ बहुत सारी इसकी पाई जाती है, जानवरों की, पक्षियों की, पौधों की। 25 से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है वन के प्रकार पाए जाते हैं, जंगलों के वन के अलग अलग टाइप्स, और 800 से भी ज़्यादा, 800 से भी ज़्यादा पौधों की प्रजातियाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार की, और 180 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। क्यों फेमस है? फेमस है अपनी बर्ड्स के लिए, ट्रैगोफिन बर्ड और फियर्सेंट बर्ड। कब इसको बनाया गया? 1984 में बनाया गया। हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया? 2014 में। 2014 में इसको हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया। हे गाइस, thanks for watching for my video and I hope you like it. सॉरी अगर बीच में थोड़ी सी कोई मिस्टेक हुई हो उसके लिए। वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करके बताएं। इससे थोड़ा सा हमारा जो मनोबल है वो इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। इससे हमें पता चलता है कि हाँ, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। एंड दोबारा से बोलूँगी, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।